नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी की शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और अब तक हम देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हमारी समाप्त हो चुकी है। दिल्ली सल्तनत के बाद जो भारत में अगला शासन आता है वह आता है मुग़लों का। आज हम बात करेंगे मुग़ल वंश के बारे में, जो कि मध्यकालीन भारत का बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है, बहुत ही मोस्ट वंश है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्यकालीन भारत में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, वह मुग़ल वंश से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि मुग़लों ने भारत में 331 साल तक शासन किया था और इन 331 सालों में इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसी ऐसी जीवन शैली बनाई, ऐसी ऐसी इमारतें बनाई, जिनसे कि बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इतिहास में। और यदि कहा जाए तो इन्होंने इन 331 सालों में भारत में अपना एक अलग से इतिहास बना दिया, इसीलिए मुग़लों को याद किया जाता है। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल मुग़ल वंश के बारे में। बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की, किस प्रकार यह आगे बढ़ा और किस प्रकार इसका पतन हुआ, मैं आपको बताऊंगा सभी कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह मुग़ल शब्द आया कहाँ से है। तो दोस्तों एक देश है मंगोल, और जो मंगोल के रहने वाले थे वह लोग जो भारत में आकर बस गए, उन्हीं को कहा गया मुग़ल। यानी कि वह मंगोल जो भारत में आकर बस गए, उन्हीं को कहा गया मुग़ल। और यदि बात की जाए इनके टाइम पीरियड की, शासनकाल की, तो इनके शासनकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला 1526 से 1707 ईस्वी तक, जिसके बीच में 6 महान शासकों ने शासन किया: बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। और दूसरे शासनकाल को बांटा गया है 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, जिसमें कि 11 नालायक शासकों ने शासन किया, जिसकी वजह से मुग़लों का पतन हुआ। तो दोस्तों क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वह है 1707 ईस्वी तक, इसीलिए पहले हमें पढ़ना है 1707 ईस्वी तक, जहां तक कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इसकी क्वालिटी क्या थी या इसकी क्या क्या गुण थे, तो दोस्तों इससे दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि इतिहास का कौन सा ऐसा युग था या कौन सा ऐसा शासन था जिसको कि इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मुग़ल वंश को। और यदि बात की जाए प्रथम की, कि इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है गुप्त वंश को, गुप्ता डायनेस्टी को। क्योंकि जो कार्य मुग़लों ने इस समय पर आके किए थे वह प्राचीन भारत में गुप्त वंश के शासक कर चुके थे, इसीलिए गुप्त वंश को कहा जाता है इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग, और मुग़ल वंश को कहा जाता है इतिहास का दूसरा स्वर्ण युग। दोस्तों यदि बात की जाए कि मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुग़ल जो थे वह किस भाषा में शासन करते थे, यानी कि उनकी राजकीय भाषा क्या थी। तो दोस्तों मुग़लों की राजकीय भाषा थी फारसी। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मुग़लों की राजकीय भाषा कौन सी थी, तो वह थी फारसी। हम बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में कि इसका संस्थापक कौन था, इसका फाउंडर कौन था, किसने इस वंश की स्थापना की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और वह की थी इब्राहिम लोदी को मारकर, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। उसी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और उसकी मृत्यु की, और भारत में एक नए शासन की शुरुआत कर दी, एक नया वंश स्थापित कर दिया, जिसका नाम रखा मुग़ल वंश। अब बात करते हैं हम सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर, जिसका कि भारत में शासनकाल रहा 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, तो जिसने भी भारत में जब तक शासन किया हमें केवल वह पढ़ना है, उसने उससे पहले क्या किया या उससे बाद में क्या किया, भारत से बाहर क्या किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल हमें वही पढ़ना है जो कि उसने भारत में किया था। तो दोस्तों यदि बात की जाए बाबर के बारे में, अभी मैंने आपको इसका शासनकाल बताया 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 4 से 5 साल तक इसने शासन किया था। और दोस्तों यदि बात की जाए बाबर के पूरे नाम की, कि बाबर का पूरा नाम क्या था, फुल नेम क्या था, तो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा बादशाह कलंदर गाजी।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि बाबर का नाम अपने आप में भी कुछ है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा बादशाह कलंदर गाजी। वैसे यदि बात की जाए नाम की तो इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और दोस्तों मिर्ज़ा इसके पिता के नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, उन्हीं के नाम की वजह से लगा था मिर्ज़ा नाम। और यदि बात की जाए बादशाह, कलंदर और गाजी, तो ये इसने तीनों उपाधि धारण की थी, जिसकी वजह से इसका नाम इतना बड़ा हो गया था। और दोस्तों बाद में आकर के इसने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दी थी और इसका नाम केवल रह गया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। हम बात करते हैं इसके जन्म की कि इसका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1483 ईस्वी को। 1483 ईस्वी को हुआ था। उज्बेकिस्तान का एक शहर है फरगना। दोस्तों याद रखना ही है, उज्बेकिस्तान का एक शहर है फरगना, यहीं पर बाबर का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1483 ईस्वी को। 4 फरवरी मोस्ट नहीं है, आपको केवल 1483 याद रखना है, क्योंकि ये जो डेट होती हैं ये कभी कभी अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाती हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको केवल 1483 याद रखना है। दोस्तों यदि बात की जाए बाबर के पिता की, दोस्तों बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि एक तैमूरिन थे, तैमूर वंश से ताल्लुकात रखते थे। दोस्तों बाबर जो था अपने पिता की ओर से तैमूर खां का 5वां वंशज था। दोस्तों याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और यदि बात की जाए इसकी माता की कि इसकी माता कौन थी, तो इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम जो कि किस वंश से थी, तो दोस्तों यह थी चंगेज खां के वंश से। दोनों ही बहुत अपने आप में खतरनाक वंश थे, तैमूरिन भी और चंगेज खां भी। और दोस्तों ये अपनी माता की तरफ से 14वां वंशज था, किसका? चंगेज खां का। दोस्तों बाबर के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे कि कलंदर, यानी कि कलंदर का अर्थ होता है दानी, इसी को कहा जाता था कलम का सिपाही, इसी को कहा जाता था तलवार का सिपाही, क्योंकि बाबर की तलवार में बहुत पावर थी, यह तलवार चलाने में बहुत हाई फाई था। यदि बात की जाए सभी मुगलों में, तो इससे तेज कोई भी तलवार नहीं चला सकता था, इसीलिए इसको कहा जाता है तलवार का सिपाही। और इसको अपनी आत्मकथा बायोग्राफी लिखने का, औरों की बायोग्राफी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए इसको कहा जाता है कलम का सिपाही। और दोस्तों इसी को कहा जाता है आत्मकथाओं का राजकुमार, इसी को कहा जाता है बागवानी का शौकीन, इसी को कहा जाता है ढोल नगाड़ों का शौकीन। तो दोस्तों 5 से 6 नाम इसके ऐसे हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना है आत्मकथाओं का राजकुमार, ढोल नगाड़ों का शौकीन, या बागवानी का शौकीन, कलम का सिपाही, तलवार का सिपाही, ये सभी के सभी बाबर के नाम हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो दोस्तों जब यह मात्र 11 साल का था तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि फरगना में ही एक छोटी सी जगह में शासन करते थे। और दोस्तों बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष थी, इसीलिए इसकी एक दादी थी जिनका नाम था दौलत खां बेगम। अपनी दादी की मदद से यह फरगना का शासक बना। और दोस्तों शासक कब बना? 1494 ईस्वी में यह फरगना का शासक बन गया। लेकिन क्योंकि उम्र में यह बहुत छोटा था, इसीलिए जो फरगना में और भी अन्य शासक शासन कर रहे थे, उन्होंने इसको डरा धमका दिया और युद्ध में इसको हरा दिया और वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों यह वहाँ से चला गया और वहाँ से जाने के बाद यह आ गया समरकंद में। समरकंद यह भी उज्बेकिस्तान का एक शहर है और इसने समरकंद में कुल 6 साल तक शासन किया, यानी कि 1494 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक इसने समरकंद में शासन किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी यह नहीं टिक पाया, यहाँ पर भी एक शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था शेरवानी खान। दोस्तों इन दोनों के मध्य ही 1502 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को कहा जाता है सरे पुल का युद्ध।
सरेपुल का युद्ध जो कि किस किस के मध्य हुआ? पहला था बाबर, जिसकी की हार हुई, वर्सेज शेरवानी खान। जिसकी कि इस युद्ध में विजय हुई। दोस्तों, सरेपुल के युद्ध में बाबर हार गया और शेरवानी खान जीत गया। अब बाबर पूरी तरह से मजबूर हो चुका था समरकंद को छोड़ने के लिए, उज्बेकिस्तान को छोड़ने के लिए। और जैसे ही यह भागा उज्बेकिस्तान से, समरकंद से, तो इसने अपना रुख कर दिया अफ़गानिस्तान की ओर। और अफ़गानिस्तान पर जाकर इसने 2 शहरों पर अटैक किया और उन 2 शहरों पर ही शासन करने लगा। वह शहर कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसने जो अटैक किया वह किया 1504 ईस्वी में। और जो अफ़गानिस्तान के 2 शहर थे, जिनमें एक था काबुल और दूसरा कंधार। काबुल और कंधार पर इसने जाके शासन कर लिया। और सबसे पहले जो इसने अपनी कैपिटल बनाई, सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाई, वह बनाई काबुल। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि बाबर ने अपनी सबसे पहले राजधानी किस शहर को बनाया था, तो वह बनाया था काबुल को। दोस्तों, काबुल इसको बहुत ही पसंद था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि काबुल इसको इतना पसंद था, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, अपनी बाबरनामा में ऐसा लिखा है कि मेरी मौत के बाद मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। जब इसकी मृत्यु हुई आगरा में, तो पहले इसको आगरा दफनाया गया। उसके बाद में जब हालात सुधर गए तो हुमायूं ने इसको ट्रांसफ़र करा के पहुँचा दिया काबुल। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुग़ल वंश का या मुग़ल शासन का ऐसा कौन सा शासक था जिसको कि 2 बार दफनाया गया था, तो वह था बाबर। दोस्तों, इसने बना लिया काबुल को राजधानी और ख़ुद को घोषित कर दिया काबुल का या कंधार का स्वतंत्र शासक। इसने खुद को काबुल और कंधार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था बादशाह या पादशाह। जो कि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। दोस्तों, बादशाह या पादशाह क्या होता है? किसी भी स्थान का स्थिर शासक ही कहलाता है बादशाह। यानी कि कोई भी स्थान हो, छोटा हो या बड़ा, वहाँ का जो स्थिर शासक होगा, जिसको कोई नहीं हटा सकता है, उसी को कहा जाता है बादशाह। दोस्तों, जैसे ही इसने उपाधि धारण की बादशाह या पादशाह की, तो अब इसका नाम हो चुका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्ज़ा बादशाह। लेकिन इसने मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग दिया और केवल कौन सी उपाधि रखी? बादशाह। अब इसका नाम हो चुका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। दोस्तों, अब इसके बाद यह रुख करता है भारत की ओर और इसका आगमन होता है भारत में। और कब होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आगमन होता है 1519 ईस्वी में, जो कि कई बार पूछा गया है कि भारत में बाबर का आगमन कब हुआ, तो वह हुआ 1519 ईस्वी में। और दोस्तों, यदि बात की जाए कि इसने आगमन किया कहाँ पर, तो दोस्तों एक जगह है सिंध, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंध में ही एक जगह पड़ती थी बाजौर, और बाजौर में ही एक किला था जिसका नाम था भैरेगढ़ का किला। सबसे पहले इसने भारत में जो आक्रमण किया था, यह इसका फर्स्ट आक्रमण था, जो कि कहाँ पर किया था? सिंध के बाजौर नामक स्थान के भैरेगढ़ के किले पर। जो कि कई बार पूछा गया है कि बाबर ने भारत में सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था, तो वह किया था सिंध पर, सिंध के बाजौर नामक स्थान पर, वो है भी भैरेगढ़ के किले पर। और दोस्तों, इसने यहाँ पर एक प्रमुख कार्य किया। इसी युद्ध के दौरान इसने प्रयोग किया तोप और गोलों का। तोप, गोला, बारूद। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध के दौरान तोप और गोलों का प्रयोग किया था, तो वह किया था भैरेगढ़ के युद्ध के दौरान। दोस्तों, इसके 2 प्रमुख तोपची थे जो कि तोप को चलाने का कार्य करते थे। वह कौन कौन थे, देख लेते हैं। एक था उस्ताद खां और दूसरा था मुस्तफ़ा खां। दोनों ही तोपची के बहुत मस्त थे, सभी युद्ध को जीतने में बहुत ही मदद किया करते थे।
दोस्तों जब इसने अटैक कर दिया बहरेगढ़ के किले पर, तो अब इस बात का पता लग चुका था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में शासन चल रहा था उस समय पर लोधी वंश का, और लोधी वंश में शासन कर रहा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का ही एक चाचा था आलम खां लोधी, जो कि दिल्ली का सूबेदार था, और एक सेनापति था जिसका नाम था दौलत खां लोधी, जो कि पंजाब का सूबेदार था। जैसे ही पता लगा दौलत खां लोधी को बाबर के बारे में कि वह दिल्ली में आ चुका है, यानी कि हमारे इंडिया में आ चुका है और दिल्ली में आना चाहता है, तो दौलत खां लोधी ने ही इनवाइट करा, आमंत्रित करा किसको, बाबर को, कि आप यहाँ पर आइए, दिल्ली सल्तनत में आइए, यदि आपको बड़ा खजाना लूटना है तो, और आकर के अटैक कीजिए इब्राहिम लोधी पर। और दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि बाबर को किसने भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, या किसने बाबर को इनवाइट किया था कि आइए और भारत पर अटैक कीजिए, तो वह था दौलत खां लोधी। और दोस्तों उधर मेवाड़ में शासन कर रहा था संग्राम सिंह, जिसका कि वास्तविक नाम था राणा सांगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दोस्तों उसने को भी जब इसका पता लगा तो राणा सांगा ने भी हेल्प करने के लिए बोल दिया बाबर को कि तुम्हारे पास सेना की कमी है तो मैं आपको अपनी सेना दूंगा, और इब्राहिम लोधी पर आप अटैक कीजिए और यहाँ से बड़ा खजाना लूट कर चले जाइए। क्योंकि संग्राम सिंह का, राणा सिंह का दुश्मन ही कौन था, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के अब दो दुश्मन हो चुके थे, एक तो उसका चाचा खुद आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, दोनों मिल चुके थे, और साथ ही साथ राणा सांगा भी। तो बाबर ने भी सोचा कि क्यों ना, जब इतना आमंत्रित किया जा रहा है तो क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए, क्यों ना अटैक करके ही देखा जाए। तो दोस्तों वह घड़ी आ चुकी थी, वह दिन आ चुका था। दिन था 21 अप्रैल 1526, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, जब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और यदि बात की जाए दोस्तों, पानीपत के दो अन्य युद्ध भी हुए थे, जो कि दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। जब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में तब जानेंगे इनके बारे में। फिलहाल में आप इनको डेट नोट कर लीजिए कि पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। दोस्तों एक तरफ था बाबर के पास थे 12,000 सैनिक, और दोस्तों दूसरी तरफ था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के पास थे 1 लाख सैनिक। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, एक के पास 12,000 और एक के पास 1 लाख। दोस्तों राणा सिंह ने बोल तो दिया था हेल्प करने के लिए, लेकिन वह हेल्प करने आया नहीं। इस बात का भी यह बदला लेगा आगे जब युद्ध लड़ेगा उससे, खानवा का युद्ध। पहले हम देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बहुत ही मोस्ट है, कई बार पूछा गया है और सबसे ज़्यादा ही तीनों युद्धों में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कारनामे किए बाबर ने जिनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको बाबर ने जीता किस प्रकार, क्योंकि बाबर के पास कुल 12,000 सैनिक और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक और प्लस में हाथी भी। तो इतनी सी सेना ने इतनी बड़ी सेना को किस प्रकार हरा दिया, आइए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। दोस्तों पानीपत के निकट ही एक नदी पड़ती है, यमुना नदी। समझेंगे पूरी तरह से विस्तार से कि किस प्रकार बाबर ने कौन सी नीति ऐसी लगाई थी जिससे कि 1 लाख सैनिकों वाले सेना को हरा दिया था। और दोस्तों इसने यहाँ पर इस प्रकार खुदवा दी थी खाई, यहाँ पर खुदवा दी खाई और इसको पत्तों से पेड़ों से ढकवा दिया, जिससे कि यदि कोई सैनिक अटैक करने आए और उसको पता न चले और वह गिरकर मर जाए खाई में। और इधर बह रही थी यमुना नदी, और इसने यहाँ बीच बीच में अपने सैनिक खड़े कर दिए। और दोस्तों यहाँ पर उसने अपनी तोपें सजवा दी, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके,
यानी कि बीच में थोड़ा सा स्थान और फिर तोप, बीच में थोड़ा सा स्थान फिर तोप। इसी प्रकार उसने यहाँ पर तोपें सजवा दी। और दोस्तों यह तोपें सजवाने की जो विधि थी इसको कहा जाता था उस्मानी विधि। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी तोपों को किस क्रम में सजाया था, तो वह सजाया था उस्मानी विधि के क्रम में। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है वह बनता है कि बाबर ने इस युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था, किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तो दोस्तों वह क्या था, तुलगमा युद्ध नीति, जो कि इसने कहाँ से ग्रहण की थी, उज्बेकिस्तानियों से। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, कई बार पूछे गए हैं कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस विधि से अपनी तोपों को सजवाया था, तो वह सजाया था उस्मानी विधि से। और किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तो वह गया था तुलगमा युद्ध नीति का। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत चुका था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को इसने मार दिया था, इसकी मृत्यु कर दी थी। यहाँ से भी यह क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया, तो वह था इब्राहिम लोदी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जो भी 5 वंश चले थे, एक भी शासक ऐसा नहीं था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया हो। इब्राहिम लोदी ही एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो कि अंतिम सुल्तान था जो कि युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया था। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार बाबर ने कौन सी नीति अपना करके, किस रूल को फॉलो करके पानीपत के युद्ध को जीता था। दोस्तों जब इसने जीत लिया पानीपत का युद्ध तो इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इसने पानीपत में 2 चीज़ों का निर्माण करवाया, जो था काबुली बाग, इसको बाग लगवाने का बहुत शौकीन था, इसलिए इसको बागवानी का भी शौकीन कहा जाता है। काबुली बाग और काबुली मस्जिद। काबुली बाग और काबुली मस्जिद को इसने बनवाया कहाँ पर, पानीपत में। दोस्तों इसकी एक पत्नी थी जो बहुत ही प्रिय पत्नी थी, काबुली बेगम, उसी के नाम पर इसने बनवाया काबुली बाग और काबुली मस्जिद। और दोस्तों उसके बाद इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया, जो कि इसने किया काबुल और कंधार में। काबुल में चलवाए इसने शाहरुख सिक्के, जो कि चांदी के सिक्के हुआ करते थे। काबुल में चलवाए इसने शाहरुख सिक्के, जो कि चांदी के सिक्के थे। और दोस्तों कंधार में इसने चलवाए बाबरी सिक्के। दोस्तों पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो वह चलवाए थे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और दोस्तों यह भी चांदी के सिक्के थे। दोस्तों सिक्के चलवाने के बाद इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया। जितने भी काबुल और कंधार की जनता थी सभी में एक एक चांदी का सिक्का बंटवा दिया। इसलिए जनता ने खुश होकर इसको कहा दानी, और एक उपाधि धारण दी, एक उपाधि दे दी जिसको कि कहा गया कलंदर। कलंदर का मतलब ही क्या होता है, दानी। तो दोस्तों इसको एक उपाधि दी और उस उपाधि का नाम था कलंदर। और कलंदर का मतलब ही क्या होता है, दानी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, काबुल और कंधार की जनता के द्वारा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली, तो वह मिली पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। दोस्तों अब जब इसने इतना कार्य कर दिया और भारत में शासन करने लगा, खुश होने लगा, तो इसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया आगरा को। यानी कि भारत में सबसे पहले राजधानी जो बनाई बाबर ने वह बनाई आगरा। और यदि बात की जाए कि बाबर ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, तो वह बनाया काबुल को। लेकिन यदि बात की जाए भारत में कि भारत में बाबर ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, तो वह बनाया आगरा को। आगरा यानी कि आगरा ही थी मुगलों की
पहली राजधानी। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मुगल्स। इसके बाद दोस्तों इसको गुस्सा आया था किस पर? राणा सांगा पर, संग्राम सिंह पर, क्योंकि राणा सांगा ने इससे वादा तो कर दिया कि मैं तेरी युद्ध में मदद करूंगा, लेकिन उसने कोई भी मदद नहीं की, कोई भी अपनी सेना नहीं भेजी। तो इसका अगला आक्रमण किस पर होगा? राणा सांगा पर या संग्राम सिंह पर। तो दोस्तों पानीपत के युद्ध के बाद अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि कब हुआ? 1527 ईस्वी में, जो कि किस किस के मध्य हुआ? तो दोस्तों इसमें अकेला था बाबर और दूसरी तरफ था राणा सांगा। राणा सांगा जिसका कि वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा अकेला नहीं था, इसके साथ दो अन्य व्यक्ति और थे। पहला महमूद लोदी, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। यह भी अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने जाता था, इसीलिए साथ हो गया राणा सांगा के। प्लस में एक मेवाड़ का अन्य शासक भी था जिसका नाम था मैदिनी राय। अब फिर से इन तीनों की सेना बाबर की सेना से तकड़ी हो चुकी थी, ज़्यादा पावर वाली हो चुकी थी। बाबर की सेना इन तीनों सेनाओं के सामने लगभग 1/3 थी, लगभग आप कह सकते हैं 35% थी। अब बाबर क्या करता? अब मजबूर हो चुका था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इसको कहा जाता था तलवार का सिपाही। तलवार चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर था और अपनी सेना को मोटिवेट करने में, उनके अंदर जोश भरने में बहुत ज़्यादा माहिर था बाबर। दोस्तों बाबर ने क्या किया? अपनी सेना से कहा कि हम यहाँ पर आए हैं अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का प्रचार करने। हमें हर हाल में यह युद्ध जीतना है। हमारी यह लड़ाई हमारी आपसी लड़ाई नहीं है, यह हमारी धार्मिक लड़ाई है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मुसलमान अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सेना ने ठान लिया कि कितनी भी सेना हो, कुछ भी हो जाए, हमें जीतना है तो जीतना है। दोस्तों इसी युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया जिसको कहा जाता है जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब ही क्या होता है? धर्म युद्ध में की गई लड़ाई, यानी कि धर्म के ऊपर जो युद्ध होता है उसी को कहा जाता है जिहाद। पूछा जाता है कि किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो वह दिया था खानवा के युद्ध के दौरान। दोस्तों इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है? आप देख रहे हैं कि राणा सांगा और महमूद लोदी, चलो इन दोनों का दुश्मन तो बाबर ठीक था, अच्छी बात थी, लेकिन मैदिनी राय ने तो खामों का पंगा ले लिया। किससे? बाबर से। अब अगला अटैक किस पर होगा? बाबर का अगला दुश्मन कौन होगा? मैदिनी राय। तो इसी के अगले साल यह मैदिनी राय पर अटैक करता है और एक युद्ध और लड़ता है जिसको कि कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। दोस्तों जब खानवा का युद्ध बाबर ने जीत लिया तो मैंने आपको बताया कि जिहाद का नारा दिया था और इसने खुद को कहा कि मैंने काफिरों को अर्थात गैर मुस्लिमों को ख़त्म कर दिया है, यानी कि मैं कौन हूँ? गाजी। तो दोस्तों पूछा जाता है कि किस युद्ध के दौरान या किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वह की थी खानवा के युद्ध के बाद। गाजी की उपाधि धारण की इसने। दोस्तों इसके बाद यह पहुंच जाता है चंदेरी और युद्ध करता है किससे? मैदिनी राय से। तो दोस्तों इसका अगला महत्वपूर्ण युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कि कब हुआ? 1528 ईस्वी में। और दोस्तों किस किस के मध्य हुआ?
बाबर और मैदिनी राय। और इस युद्ध में भी हमेशा की तरह बाबर की जीत हुई और मैदिनी राय की हार हुई। और दोस्तों इसी युद्ध में बाबर ने मैदिनी राय को हरा करके इसकी मृत्यु कर दी और इसको मौत की घाट उतार दिया और अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि जितने भी मैदिनी राय के सैनिक हैं उन सभी की गर्दन काट दी जाए और उनकी गर्दन काट के एक किला बना दिया जाए, जिससे कि एक उदाहरण बन जाए मुगलों का कि मुगलों से टक्कर लेना किसी के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों बाबर ने आदेश दे दिया और ऐसा ही हुआ। उसके सभी सैनिकों की गर्दन काट दी गई और एक महल बना दिया गया, एक इमारत सी बना दी गई। और बाबर ने हुक्म दिया कि जितने भी इनकी पत्नियां हैं इन सभी को अगवा कर लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए। और दोस्तों जैसे ही बाबर के सैनिक बढ़े इनकी महिलाओं की तरफ, तो महिलाओं ने क्या किया, आग में कूद करके जान दे दी। यानी कि क्या किया, जौहर विरत, जो कि एक पहले भी कर चुके थे महारानी पद्मावती, जो अलाउद्दीन खिलजी के जीते जी हाथ नहीं आई और उन्होंने जौहर विरत कर लिया, यानी कि खुद ही आग में गिर करके कूद करके अपनी जान दे दी। ऐसा ही क्या मैदिनी राय की जो सेना थी उनकी पत्नियों ने जीते जी बाबर की सेना के हाथ नहीं आई, जौहर विरत करके अपनी जान दे दी। पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने जौहर विरत देखा था, तो किस युद्ध के दौरान या किस युद्ध के बाद देखा था, तो वह देखा था चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने जौहर विरत देखा। दोस्तों इसके बाद आता है, यानी कि जब इन्होंने जीत लिया चंदेरी को, तो यह अपना जश्न मना रहे थे आगरा। दोस्तों उस जश्न में क्या हुआ कि मांस जो गोश्त होता है उसको खाया जा रहा था भून करके, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लिया जा रहा था। और उन्हीं सैनिकों में एक सैनिक था, वहाँ पर एक अजीब सी घटना घटी थी जो कि देखी बाबर ने क्या देखा कि सभी के सभी सैनिक हाथ से उठा करके मांस खा रहे हैं, लेकिन उनमें खड़ा हुआ एक सैनिक तलवार से मांस का टुकड़ा उठा करके खा रहा था। बाबर को उसको देखकर ही शक हुआ कि यह आदमी जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो इसे औरों से अलग करती है। बाबर ने कहा अपने सेनापति मीर बाकी से कि देखो यह सैनिक, मुझे इस पर शक लग रहा है कि यह हमारी सेना में नहीं है, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है कि यह आने वाले टाइम में हमारे सेना के लिए खतरनाक हो सकता है, बहुत ही गलत साबित हो सकता है। दोस्तों साइड में खड़ा हुआ सैनिक भी यह बातें सुन रहा था, उसको इस चीज़ की भनक हो चुकी थी कि यह मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उसने क्या किया कि वहाँ से भाग गया और भागते भागते एक बात कह गया कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं इस भारत से मुगलों को भगा कर रहूँगा। और दोस्तों वह सैनिक और कोई नहीं था, शेर शाह सूरी ही था, जिसने कि 1539 ईस्वी में आकर के बाबर के पुत्र हुमायूं को हराया और मुगलों को भारत से खदेड़ दिया, अपनी बात को पूरा कर दिया। दोस्तों उसके बाद जो अगला युद्ध आता है बाबर का महत्वपूर्ण युद्ध, वह आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो कि हुआ था 1529 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और अफगानों के मध्य। और दोस्तों इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। और इस युद्ध में भी हमेशा की तरह वही हुआ, बाबर जीत गया और अफगान हार गए। अब पूर्ण रूप से किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी? मुगलों की। भारत में पूर्ण रूप से शासन कौन करने लगे? मुगल। दोस्तों इसी के अगले साल यानी कि जनवरी 1530 ईस्वी में हो गई बाबर की मृत्यु। दोस्तों डेट पर ज़्यादा न दें, क्योंकि इनकी कभी भी आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, केवल सन ही पूछा जाता है कि किस सन में मृत्यु हुई या किस सन में जन्म हुआ। यह डेट आपसे कभी भी नहीं पूछी जाएगी। जिसकी डेट मोस्ट है मैं आपको बता दूंगा और एक्यूरेट ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।
जब मृत्यु हो चुकी थी बाबर की तो सबसे पहले इसको दफनाया गया आगरा के आराम बाग में। सबसे पहले दफनाया गया इसको आगरा के आराम बाग में, और उसके बाद इसको दफना दिया गया काबुल में। यानी कि इसका मकबरा वर्तमान में कहाँ पर है? काबुल में। और दोस्तों इसको काबुल में मकबरा बनवाया किसने था? तो इसी के बड़े पुत्र हुमायूं ने। ठीक है दोस्तों, अब यदि बात की जाए कि इसके ऑटोबायोग्राफी यानी कि बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा जिसका कि नाम था तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी जिसकी रचना बाबर ने खुद ही की थी, और किस भाषा में की थी? तो दोस्तों वह की थी तुर्की भाषा में। और जब शासन आता है अकबर का, तो अकबर के शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इस बाबरनामा को अनुवाद किया फारसी में, जो कि किसके शासनकाल में किया? अकबर के शासनकाल में। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं कि बाबरनामा किसने लिखी? तो बाबर ने खुद लिखी। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो तुजुक-ए-बाबरी। किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में। और इसको फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और किसके शासनकाल में किया? अकबर के शासनकाल में। दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ और मोस्ट पॉइंटों के बारे में। दोस्तों इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया, जो कि इसने किया 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम है बाबरी मस्जिद, जिसका कि बहुत ज़्यादा विवाद चला है, बहुत ही ज़्यादा। अभी 2019-20 में आकर के इसका भी फैसला हुआ है। बाबरी मस्जिद जो किसके शासनकाल में बनी? तो बनी बाबर के शासनकाल में। और बनवाई किसने थी? तो दोस्तों इसका एक सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था मीर बाकी। दोस्तों याद रखना, यदि पूछा जाए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो हमारा आंसर होगा मीर बाकी। और यदि पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ, तो होगा आंसर हमारा बाबर। दोस्तों मीर बाकी को ही बाबर अपना सबसे प्रिय सेनापति मानता था। इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि ये दोनों आपस में समलैंगिक थे, आपस में इन दोनों का कुछ रिश्ता था, इसलिए बाबर मीर बाकी को प्यार से बुलाता था बाबरी। और इसी के नाम पर इसने इस मस्जिद का नाम रखा, इस मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि इसी के द्वारा कराया गया, बाबरी मस्जिद। दोस्तों याद रखना, बाबर ही मीर बाकी को प्यार से कहता था बाबरी। मैं तेरा बाबर तू मेरी बाबरी, ऐसा कुछ करके बाबर गाना भी गाता था। और दोस्तों इसी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया, किसने? मीर बाकी ने। और किसके नाम पर? अपने ही नाम पर, यानी कि बाबर ने इसी के नाम पर इसका निर्माण कराया। दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे, जो कि थे हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। और दोस्तों 4 पुत्र थे, साथ ही साथ इसकी 2 पुत्री भी थी, जिसमें एक थी फारुकनिसा और एक थी गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम ने ही लिखा हुमायूं नामा,
और दोस्तों इस हुमायूंनामे में इसने एक महत्वपूर्ण घटना लिखी है। इसने बताया है कि बाबर की मृत्यु खुद से नहीं हुई थी, बाबर को जहर दे करके मारा गया था। बाबर की मृत्यु के बारे में हमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं मिले हैं, पक्के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए ऐसा ही मान लिया जाता है कि बाबर की मृत्यु जो हुई थी वह तबीयत खराब होने की वजह से हुई थी। लेकिन यदि बात करें हम गुलबदन बेगम की, तो हुमायूंनामा यह कहता है कि बाबर की मृत्यु ऐसे नहीं हुई, उसको जहर दे करके मारा गया। ठीक है दोस्तों, यह था बाबर का पूर्ण रूप से इतिहास। बाबर की मृत्यु हो चुकी थी और बाबर के बाद जो अगला दिल्ली में शासन आएगा वह आएगा हुमायूं का, यानी कि बाबर का जो उत्तराधिकारी बनेगा वह इसका बड़ा पुत्र बनेगा जिसका नाम है हुमायूं। दोस्तों बाबर द्वारा लड़े गए चारों ही प्रमुख युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा के चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध, इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा समझिए, बाबर अपने घर से आया और सबसे पहले उसने पानी पिया, उसके बाद उसने खाना खाया, उसके बाद उसने चाय पी और फिर घर चला गया। नॉर्मली ऐसे होता है, यदि कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसे सबसे पहले पानी देते हैं, पानी के बाद खाना देते हैं, और जब कुछ मॉर्निंग का टाइम होता है या कभी इवनिंग का टाइम होता है तो हम उसको चाय पिला देते हैं और उसके बाद वह घर चला जाता है। दोस्तों पानी पिया इसका मतलब है पानीपत का युद्ध। ठीक है दोस्तों, खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, और चाय पी यानी कि चंदेरी का युद्ध, और घर चला गया मतलब घाघरा का युद्ध। चारों ही युद्ध आप बहुत आसानी से बहुत ही छोटे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जो कि सब क्रम वाइज हैं। पहला 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1528 और चौथा 1529। और दोस्तों सबसे मोस्ट जो है वह है पानीपत का युद्ध, और इससे भी मोस्ट है 1519 का भैरेगढ़ का युद्ध, क्योंकि भारत ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था वह भैरेगढ़ के किले पर ही किया था, जो कि बहुत मोस्ट है। कई बार पूछा गया है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप गोले बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी, और ट्रिक के साथ साथ जो हमारे बाबर की आत्मकथा है या पूरे बाबर का जो इतिहास था वह आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो बाबर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।